गुड मॉर्निंग क्लास। जीत साइड क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट 1 एमपी सेट कॉमर्स कर दिया था, आज पार्ट 2 रहेगा जिसमें एमपी सेट कॉमर्स के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ 2026 के लिए हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है और हम जून टारगेट बैच करा है जो कि 120 डेज का रहेगा। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ सेपरेटेड बैचेस चल रहे हैं जिसमें आपका एमपी साहित्य वाला हिंदी लिटरेचर वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा, सोशोलॉजी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, कॉमर्स मैनेजमेंट के अलग अलग सेपरेट बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। अगर आपको पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपी सेट के हैं तो ऑलरेडी वो यूट्यूब पे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लास अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर विजिट कर सकते हैं और या इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट हमारा पहले से हो चुका है। अगर मैं बात करूं आपका ऑफलाइन ऑनलाइन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद जो लेटेस्ट पैटर्न पे है आपके टेस्ट सीरीज होंगी, मैराथन क्लासेस जो कि अभी चल रही है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा और प्रिंटेड नोट्स अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए आप हमारा जो प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं जीत साहित्य क्लासेस। ऑफलाइन के लिए आप विजिट कर सकते हैं सुंदरम कॉम्प्लेक्स भवरकुआ इंदौर। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे थे, उसका पार्ट 2 है, तो आज हम यहाँ पे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमपी सेट 2024 का जो लास्ट ईयर हुआ था 15 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस बार भी पेपर है तो इस बार भी थोड़ा पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, तो जिस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे उससे एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन इज अ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो पहले तो हमें ये क्लियरिटी होना चाहिए कौन सी यूनिट का, कौन सी यूनिट का बेटा, यूनिट फर्स्ट का है। ये आईएमएफ की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पूछ रहे हैं विच वन इज नॉट ऑब्जेक्टिव, कि इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य नहीं है। तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, जब भी मैं आईएमएफ का नाम लेती हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वर्ल्ड बैंक का भी साथ में लेती हूँ क्योंकि दोनों का साथ में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, 1944 में 47 में, दोनों डेट याद रखिएगा क्योंकि एक में उनके सबमिट होने की बात हुई थी और एक में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे कि हमें अपना डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए तो हम पहले चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर समझते हैं। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कि मॉनेटरी को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं आप फिक्स कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो, उसको बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो। फिर लास्ट है टू फाइनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट। इन्होंने बोला है पीस टाइम की कि आप शांति काल में वो आवश्यकताओं के अनुसार से पीस फुल टाइम करो। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि आपको शांत करवाए, समझाए। हमारा काम है आपको मॉनेटरी डेवलप करवाना, आपको मौद्रिक रूप से हेल्प करवाना, आपका इकोनॉमिक ग्रो करवाना और इससे रिलेटेड आपको फंडिंग प्रोवाइड करना, ना कि ये है कि पीस टाइम में आपके लिए फाइनेंशियल के लिए काम करे। तो ये सी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, और लास्ट वाला भी तो है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, तो ये भी सही है। मैंने आपको ऐसा बताया था क्लास में भी कि हमें अगर पैसे की जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास। और अगर किसी कंट्री को पैसे की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, डेवलपमेंट करना है, ग्रो करना है, तो किसके पास जाएगी, या आईएमएफ के पास जाएगी, वर्ल्ड बैंक की जाएगी। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सिमिलर, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो जैसा कि इसमें कुछ क्वेश्चन सिमिलर ही आ गए, ये चीज बहुत अच्छी करी थी एमपी सेट में कि आपको यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन पूछे तो यूनिट फर्स्ट के ही क्वेश्चन आ गए हैं। तो लगभग आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन, तो 200 मार्क्स का हो गया। और पेपर फर्स्ट आपका हो जाता है 100 का, तो टोटल 300 का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं आंकटाड, वॉज सेट अप इन, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है कि जो आपका आंकटाड है ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो कब हुआ था 1964 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्लियर है? तो इसको पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रखना आंकटाड का, क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? ठीक है, और अब ये काम क्या करता है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक यूनिटी है लोगों के बीच में जो ट्रेड करना, उनके लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग की ट्रेड से रिलेटेड कुछ अगर सबमिट है या कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसको स्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, आंकटाड। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको यूनिट फर्स्ट के ही सारे क्वेश्चन है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। इन्होंने पूछा बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट है, तो क्लास में मैंने कई बार डिस्कस कर दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग पहले समझ में आना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है जब हम इंटरनेशनल रूप से ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे बैलेंस को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना होता है, तो उसके लिए क्या होते हैं, अकाउंट। तो दो अकाउंट होते हैं जनरली, है ना, याद रखना हमेशा, क्लास में भी कई बार बता चुकी, कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा करंट अकाउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, बस हमको दो चीज याद रखनी, तो बाकी ऑप्शन हमारा कोई काम है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। विच एग्रीमेंट विद इन द WTO फ्रेमवर्क डील विथ अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो पता है आपको, एक चीज और याद रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन नहीं बनता है क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब नहीं बनता है ना, तो आप क्या करोगे, ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे। तो कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा रहता है, इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है। तो पहले मैं आपको चारों ऑप्शन समझा देती हूँ, जैसे यहाँ पे गेट से, ट्रिम से, ट्रिप से और एसपीए से। तो क्वेश्चन क्या दे रखा, ऐसा कौन सा एग्रीमेंट होता है WTO का। WTO हमें पता है कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जून 1995 में। और WTO का काम क्या होता है, WTO स्टैब्लिश हुआ था 1 जून 1995 को, और WTO का काम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्तर पे ट्रेड को, व्यापार व्यवसाय को बनाए रखना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ही क्या आता है, आईपीआर आता है। क्या आता है बेटा, और आईपीआर क्या काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, मतलब आपकी बौद्धिक संपदा बनाए रखना। और आईपीआर में क्या आता है, आईपीआर में आपका आता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आता है मतलब व्यापारिक चिन्ह हो गया। ठीक है, इसी में आपका आता है ट्रेडमार्क के अलावा पेटेंट हो गया, पेटेंट मतलब आपने कुछ नया इनोवेशन करा है। इसी में आपका आता है कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब आपने कुछ साहित्यिक कृति करी है। इनके सबके डेट भी याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ समझ में आया होगा कि ये कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि WTO जो होता है किस आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, गेट्स की बात करते हैं, ट्रिप्स की और ट्रिम्स की बात करते हैं, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो गेट्स और गेट में डिफरेंस बताती हूँ। गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड होता है। ठीक है, तो जैसे गेट की बात करें तो गेट का मतलब WTO का पुराना नाम क्या है, गेट, और गेट कब आया था, 1947 में आया था, ये क्लियरिटी रखिएगा। और इसके बाद WTO, और WTO का पार्ट क्या है, गेट्स, कई बार क्लास में मैंने समझाया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिप्स और ट्रिम की, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसका आंसर नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेमवर्क डील करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, बौद्धिक संपदा के लिए। अब ये दो ऑप्शन से बहुत अच्छे हो जाएगा क्लियर। अब हम ट्रिप्स और ट्रिम्स की बात करते हैं, तो पहले मैं आपको ट्रिम्स बताती हूँ। ट्रिम्स का फुल फॉर्म लिखिएगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, मतलब कि आप जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हो उसके लिए कुछ मेजर या मापन निर्धारित किए गए हैं। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इन्वेस्टमेंट की। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। अब ये वाले में आपका क्लियर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, तो क्वेश्चन में आंसर छुपा है। ठीक है, मैंने कई बार क्लास में समझाया था ये क्वेश्चन, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है, विच इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेंबर कंट्री फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड पॉवर्टी
रिडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। ऐसा कौन सा जो इंस्टीट्यूशंस होता है जो आपको डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, प्रोवर्टी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, फाइनेंशियली आपको हेल्प करता है, तो कौन सा है? देखो इसमें ऑप्शन दिया है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आंगटन और डब्ल्यूटीओ। कौन सा हो सकता है बताओ? क्लास में कई बार डिस्कस करा है, ठीक है। देखो डब्ल्यूटीओ तो ट्रेड के लिए होता है, व्यापार व्यवसाय के लिए होता है, तो ये फाइनेंशियली हेल्प करने का इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी हाल मैंने जस्ट समझाया, क्या समझाया? 1 जनवरी 1995, क्लियर है। फिर मैंने ये बताया आपको आंगटांड अभी आया, जस्ट कब आया था ये? 1964 में, ये भी क्लियर है। अब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं और आईएमएफ की, तो इनमें से कौन सा आना चाहिए बेटा? आईएमएफ आएगा इसका आंसर, है ना, कि इंटरनेशनल रूप से मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, मतलब 56, सॉरी 136 नहीं 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो और वर्ल्ड बैंक के पार्ट भी होते हैं, तो इनने पूछा है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो पहले आपको समझना चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट है। पहला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जहां भी डेवलपमेंट आया तो मतलब कहीं ना कहीं इसका पार्ट है, तो ये भी सही आ जाएगा कि इंटरनेशनल रूप से डेवलप करना है, ग्रो करना है। फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड में बता रखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये आपका जो है ये तीनों सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आईएमएफ उसका पार्ट नहीं है, अलग से है, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। जो भी हम बोलेंगे कि ना एसबीआई और आरबीआई हो गया है या दूसरा बैंक है, वो सब एक दूसरे में है, नहीं, उसका पार्ट नहीं है, वो अलग से है, ठीक है। तो आईएमएफ अलग से हमने समझ लिया था। अब आईएफ से भी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी किसका पार्ट है? वर्ल्ड बैंक का। और मल्टीलिटरेचर इन्वेस्टमेंट, इसमें भी इन्वेस्टमेंट आ गया और वो भी गारंटी के साथ दे रहे, तो ये किसका पार्ट है? वर्ल्ड बैंक का, जिसको हम बोलते हैं मीगा। क्या बोलते हैं? मीगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक का कितने पार्ट बताए जनरली? अभी मैंने 3 पार्ट बताए, लेकिन और भी पार्ट है, तो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? तो कई बार मैंने क्लास में डिस्कस करा है सार्क के बारे में। अमन बताओ सार्क का क्या आंसर आएगा? इसमें से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का मेंबर कंट्री नहीं है, तो सार्क की मैंने ट्रिक क्या बताई थी? एमबीबीएस, एमबीबीएस पेन, ठीक है। और सार्क जो है कहीं ना कहीं आपके रीजनल के लिए, ये स्पेशली हमारा जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, फिर चाइना, ये अपना चाइना नहीं है, भूटान है, नेपाल है, इनके आसपास के रीजनल क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसमें इंडिया सही है, श्रीलंका सही है, नेपाल सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? चाइना। अब इसमें देखते कैसे आएगा। एम का मतलब होता है मालदीव, क्या होगा? मालदीव। बी से हो जाएगा आपका भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। तो ट्रिक के थ्रू आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो क्या है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज रिप्लेस्ड बाय विच एक्ट इन इंडिया? तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी अमिटमेंट होता है, संशोधन होता है, तो उसमें चेंजेस कर दी जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर है कि सबसे पहले 1986 में आया था, उसमें उपभोक्ता संरक्षण के लिए जागो ग्राहक जागो, अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है, धोखाधड़ी होता है, छल कपट होता है, तो उनके लिए एक्ट या संशोधन एक्ट बनाया गया था। फिर उसमें अमिटमेंट करके, संशोधन करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन आ रहे समझ में? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये बहुत अच्छा है। अब ये इकोनॉमिक का हो गया, जो हमारा क्वेश्चंस थे यूनिट फर्स्ट वो कंप्लीट हो गई। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, या पेपर अभी इसके भी मान सकते हैं हम, यूनिट फर्स्ट के भी मान सकते हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा यूनिट फर्स्ट में। तो इकोनॉमिक्स के 3 टाइप होते हैं जनरली। कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं। एक कैपिटलिज्म हो गई, यहाँ पे लिखा है तो इसलिए नहीं लिख रही, कैपिटलिज्म हो गई है। एक हो गई आपकी सोशलिज्म, मिक्स्ड हो गई है, सोशलिज्म हो गई है। लेकिन ये इकोनॉमिक हमने नहीं पढ़ा है। तो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, ठीक है। आगे हम नाफ्टा की बात करते हैं। नाफ्टा जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी मैं लाइव क्लास में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएंगे साइन। भले अभी के यूजीसी नेट के एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए, ये आगे पीछे कभी की प्रीवियस ईयर। तो इस बार भी एमपी सेट में अभी से मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ 100% आएंगे, मतलब उससे 7 से 8 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। नाफ्टा की बात कर रहे हैं। नाफ्टा केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1994। कब आया था नाफ्टा? ये याद रखिएगा, कब आया था? 1994 में। विच इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रीज, इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड थी? तो ये हमारा क्लास स्टूडेंट बताएगा, क्योंकि क्लास में डिस्कस हो चुका है। कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है इसमें? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। याद रखना बेटा इसको, ठीक है। तो आपको याद करना जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी मेंबर कंट्री से क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हमने सार्क में देखा, मेंबर कंट्री पूछ लिया, जो कि चीन आंसर नहीं था। इसके बाद नाफ्टा की बात करें तो नाफ्टा में याद रखना, आसियान में याद रखना, ठीक है। इसके बाद जितने भी ऐसे रीजनल रूलर हैं वो याद रखना, आप उनसे क्वेश्चन आते हैं। रीजनल रूलर जो आपके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद यूनिट सेकंड, जैसा कि मैंने बताया यूनिट वाइज ही इन्होंने दे रखा है, तो यूनिट फर्स्ट ही थी, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे क्वेश्चन आए थे। यूनिट सेकंड है, तो आप पढ़िए, इसका आंसर लगाने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? ठीक है, मैंने कई बार बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको आने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ये दोनों आपको इसकी टेबल याद करनी है। मोस्ट आईएमपी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब ये होता है अकाउंटिंग लेखांकन करते समय, अकाउंटिंग करते समय कुछ ऐसे रूल्स से, रेगुलेशन से, आपके ऐसे मानक है। स्टैंडर्ड मतलब मानक होते हैं जिनको आप कहीं ना कहीं डिसाइड करने की कोशिश करते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखते हैं। पॉलिसीज आएगी। क्या आएगी बेटा? पॉलिसीज की पहले बार हम क्या करेंगे? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों, हाँ, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। जो नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, तो हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। इसका फर्स्ट का ऑप्शन क्या आना चाहिए? थर्ड। तो हमें 2 में दिख रहा है, ठीक है, 2 में दिख रहा है, सी में और डी में। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अब हम सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। सी और डी हम दोनों लेके चलते हैं। सेकंड आपका क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि मुझे याद है, लेकिन आपको भी याद रखना है। इसको ट्रिक से याद करो, किसी कीवर्ड से याद करो, लेकिन मोस्ट आईएमपी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखो अकाउंटिंग 7 में, तो उसको हम कैसे याद करेंगे? अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट लेोगे तो 7 तो चाहिए, ऐसे याद करवाया था क्लास में। तो कॉन्ट्रैक्ट में 7 होना चाहिए। तो बी का क्या आएगा बेटा? फर्स्ट। क्लियर है इतना? तो आप ऑप्शन से देख सकते हो एलिमिनेशन मेथड से कि यहाँ पे इसका थर्ड और फर्स्ट, तो ये दोनों सही है। हमको 2 में ध्यान रखना है कि अभी हमारा क्लियर हो जाएगा कि थर्ड का आंसर क्या है। थर्ड में क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया ना, हमने 2 ऑप्शन देख लिए थे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, तो इसमें आपका हो जाएगा 19 में लीज था, क्या था? लीज था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड वन इज राइट। अब हम देखते हैं लास्ट में क्या बचा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो इसमें क्या आएगा? आपकी इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स पता है क्या होती है? हाँ, तो फिर टेंजिबल असेट्स क्या होती है? टेंजिबल हम जिसको टच कर सकते हैं, वो इंटेजिबल असेट्स में आती है, ठीक है। तो एक बार देखना है कि आगे बढ़े। हो गया क्लियर? इसका आंसर सी है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इन्होंने बता रखा है कहीं ना कहीं आपके मटेरियल और उसकी उपत्ति कि आप कहीं ना कहीं उसमें वेरिएंस क्या क्या आ सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश करना कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा आंसर सी आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ समझना नहीं, बस याद करना है इस टाइप से इनका जो फॉर्मूला डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना एबीसी। तो एबी सिस्टम जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबी इन एबी सिस्टम इज अ फर्म कैन चूज फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ कोस्ट डिराइव्स दे आर। मतलब इन्होंने बोला 3 टाइप से कोस्ट को डिराइव्ड किया गया है। तो 3 टाइप से अगर आपकी कोस्ट होती है, जिस किसी भी फर्म में होते हो, तो 3 टाइप से कैसे होता है आपका, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन होता है, ड्यूरेशन होता है और इंटेंसिटी होती है। कि आप इतना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इतने टाइम में कर रहे हो और इतनी जल्दी कर रहे हो। कि आप अब आपने अगर कोई चीज क्या करी है, यूज करी है, परचेज करा है, लिया है, तो उसके कॉस्ट को डिराइव 3 तरह से करेंगे कि आपने उसका क्या लेन देन करा है, ट्रांजेक्शन करा है, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्म एज वेयर गोट एंड वेयर गोन स्टेटमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि कोई भी चीज कहाँ आई और कहाँ गई उसको हम किस रूप में शो करते हैं। तो उसको हम शो करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। किसमें शो करते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि बैलेंस शीट में तो और हम बैलेंस दिखाएंगे कि आपका बैलेंस और ट्रांजेक्शन क्या है। फंड मतलब पैसा होता है कि कहाँ पे इतना पैसा आया और कहाँ कितना गया है। तो वेयर गोट और वेयर गोन में क्या आएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जस्ट इन टाइम को हमने बहुत अच्छे से समझा था और समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इन टाइम रिफर टू एक्वायरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ओनली एज अ नीड टू फिल कस्टमर ऑर्डर। तो मैंने कई बार क्लास में समझाया था, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि आपको इमीडिएटली उसी टाइम पे उस प्रोडक्ट की और उस सर्विस की डिमांड है, वांट है, डिजायर है। तो फर्स्ट में क्या बोल रखा है कि जस्ट इन टाइप से मीनिंग होता है कि उस कस्टमर को उसने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में उसको डिलीवरी उतने टाइम में उसको चाहिए। गुड्स ओनली एज अ नीडेड, उसको नीड है फिल कस्टमर ऑर्डर, कि कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करना। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में दे रखा है जस्ट इन टाइम इज अ सप्लाई पुश मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं उसमें एक आपको पुश करते हैं, मतलब एक बताते हैं कि आपको इतने टाइम में चीजें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्योंकि जस्ट हमको अभी के अभी ऑर्डर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जस्ट इन टाइम में क्या आ जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। फर्स्ट एंड, एक सेकेंड, इसमें कहाँ है, इसमें 3 स्टेटमेंट है क्या? हमने फर्स्ट वाला रीड नहीं करा क्या? एक बार और हम तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। जस्ट इन टाइम रिफर टू एक्वायरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ओनली एज अ नीडेड टू फिल कस्टमर। तो हमने देख लिया, हमारे ये तो बिल्कुल सही था कि कहीं ना कहीं इनने क्या लिखा है कि जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं उनको ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनको कहीं ना कहीं उसका मैन्युफैक्चरिंग करना होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल अभी कस्टमर की नीड, डिजायर, वांट को फुलफिल किया जाए। तो फर्स्ट वाला तो 100% राइट है। पर सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, जस्ट इन टाइम इज अ सप्लाई पुश मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कि जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि आपके पास जो सप्लाई है उसमें ही आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करो, ऐसा नहीं होता। जो आपको ऑर्डर दिया है आपको वो फुलफिल करना है। तो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, जस्ट इन टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड लीन प्रोडक्शन। मतलब जस्ट इन टाइम को लीन प्रोडक्शन या किफायती उत्पादन भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है कि आपको उतने टाइम में अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि आपको कम टाइम में है, कम टाइम में आप ज्यादा कुछ अपना जो है माइंड नहीं लगा सकते हो, दिमाग नहीं लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइम के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल वाज रेज्ड इन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल में, ठीक है, आपको डिविडेंड ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। डिविडेंड मतलब क्या होता है? लाभांश। और लाभांश मतलब, डिविडेंड मतलब क्या होता है कि कहीं पे आपने जितना है शेयर लगाया है, पैसा लगाया है, वहां पे उसको प्रॉफिट का जो आपको हिस्सा मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। तो इन्होंने बोला है कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है रेज्ड, उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं एक मामला उठाया था। मामला मतलब कहीं ना कहीं उस पर विवाद हुआ था।
ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, कोर्ट में होता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका हम यहाँ नाम रखेंगे लुकबक। ठीक है, क्या नाम है इसका, लुकबक वर्सेस ब्रिटिश बैंक ऑफ साउथ अमेरिका। ये याद रखना, क्योंकि क्या होता है, पार्टनरशिप की बात कर लो, पार्टनरशिप में भी कुछ टाइप से ऐसे हुए हैं, विवाद हुए हैं, ठीक है, डिस्प्यूट हुए हैं, कि जिसके कारण बात कहाँ तक चली गई थी, कोर्ट में चली गई थी। तो इसके कुछ स्पेशल आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इसमें कौन सा विवाद था, ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे, अभी इस पेपर में भी है, लुकबक, हाँ, लुकबक वर्सेस द ब्रिटिश बैंक ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मैं टिक कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको रीड करिएगा। देखिए, एन ऑडिटर इन अ कैजुअल वैकेंसी इज अपॉइंटेड बाय, जो ऑडिटर होता है, तो कई बार मैंने समझाया है कि ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ऑडिटर किस में है आपका, यूनिट सेकंड का। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका ऑडिटर होता है उसे अपॉइंट करने की बात कहाँ की गई है, तो किस में आएगा आपका, कौन अपॉइंट करेगा, टाइम लो, देखो इसको समझो, बताओ आंसर। कई बार क्लास में बताया मैंने, क्या है इसका आंसर, बहुत बढ़िया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेटा। कितनी बार क्लास में मैंने समझाया, इसलिए मैंने वेट करा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, एक इन्होंने बोला है कैजुअल, इन ऑडिटर इज अ कैजुअल वैकेंसी इज अपॉइंटेड बाय। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है कि जैसे कभी कोई एकदम से सडन चला गया, या तो उसकी डेथ हो गई, रिक्वायरमेंट, जिससे कहीं ना कहीं उसने रिजाइन दे दिया है, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में वो पोस्ट खाली नहीं होती। जैसे अभी प्रेसिडेंट जो था, अपने प्रेसिडेंट नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, कहीं ना कहीं रिजाइन दे दिया था, उसकी जगह पे कोई ना कोई और वर्किंग था। तो ऑडिटर की ऐसे कैजुअल, कहीं ना कहीं कैजुअल वैकेंसी होती है, तो उसको अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि शेयर होल्डर का कोई काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है, कंपनी कंपनी से रिलेटेड काम देखती है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, किसको अपॉइंट करना है, किसको कितना कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए, उसका काम करती है। तो याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रखा है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2003 कैम इनटू इफेक्ट। मतलब इन्होंने बता रखा है कि कब से ऑडिटर की रिपोर्ट आ रही है, 2003 से। तो ये कब से आ रही है, 1 अप्रैल 2003, मतलब 1 अप्रैल 2003 से आ रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अब आता है आपका यूनिट सेकंड भी कंप्लीट होगा। कितना सिस्टोमेटिक दिया था एमपी सेट ने क्वेश्चंस, कि पहले आपकी यूनिट फर्स्ट दे दी, देन यूनिट सेकंड दे दी, अभी यूनिट थर्ड है। कैसे समझ में आएगा, यूनिट थर्ड है, पढ़ाई करी होगी तो समझ में आ जाएगा। यूनिट थर्ड ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे देके रखा है, व्हाट इज अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट इन अ बिजनेस फर्म। इन्होंने बोला कोई भी आप बिजनेस फर्म करते हो, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। मैंने ये चीजें भी आपको क्लियरली बताई कि जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है तो टोटल प्रोडक्शन भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। एक टीपी होता है, और एक एपी होता है, और साथ में एक एम ए होता है। एम ए बोल दो, मार्जिनल कॉस्ट बोल दो, मार्जिन, हाँ, एम वी होता है मार्जिनल कॉस्ट, हो जाता है मार्जिनल वैल्यू होती है, दोनों बोल सकते हैं, मार्जिनल वैल्यू और मार्जिनल कॉस्ट। जब आपकी जो मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट कैसा होता है कि हमको खाना है गुलाब जामुन फॉर एग्जांपल, तो हम उससे एक्स्ट्रा यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना। जैसे हम मार्केट में गए, तो मार्केट में हम सोच के जाते हैं हमको 2 सामान लेना है, लेकिन हम 4 लेके आते हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे, जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं टोटल जो प्रोडक्शन होता है बढ़ जाता है। क्लियर है, इकोनॉमी का बहुत अच्छा टर्म है, इस बार भी इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोल रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड डस नॉट अप्लाई। इन्होंने बताया है, लॉ ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आया है, ये इस बार भी आएगा, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। पहले तो आप समझो डिमांड क्या होता है। तो डिमांड के लिए 2 चीजें होती है, प्रोडक्ट होता है, साथ में क्या होता है, डिमांड होता है। जब भी प्राइस होता है और क्या होता है, डिमांड होता है। ये प्राइस हो गया और दूसरा क्या है, डिमांड हो गया है।
तो जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ऑफर टाइम आता है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो उसमें प्राइस क्या हो जाता है, सेल चल जाती है, प्राइस डाउन होते हैं, वैसे ही डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। ये एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ये मैंने क्लास में समझाया था। लेकिन वही बात है कि कुछ उसके डिमांड के भी नियम और कानून है। नियम कानून क्या कहता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बताया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, किसमें अप्लाई नहीं होते हैं, तो गिफिन गुड्स में अप्लाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स में कोई फर्क नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉल्ट, क्या लेंगे, सॉल्ट। सॉल्ट कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, लोग लेंगे क्यों, उनकी नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हमको सॉल्ट इतना थोड़ी ना लगता है, हम बहुत कम कंजप्शन करते हैं। ये इसका गिफिन गुड का मतलब होता है लो क्वालिटी, एकदम मतलब घटिया टाइप की वस्तु बोल सकते हैं, लो क्वालिटी की बोल सकते हैं। तो उसको तो हम यूज करेंगे, जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्ट अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बता रहे हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस मतलब हो जाता है जैसे लग्जरी गुड आता है। तो लग्जरी गुड कितनी भी महंगी हो जाए, जिनको लग्जरी चीजें लेनी है, गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, कार लेनी है, थार लेनी है, वो लेंगे, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये चीज भी इम्पैक्ट डालती है, मतलब इनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को नीड है, डिजायर है, तो लेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफ सेविंग। इसका एग्जाम्पल याद रखना मेडिसिन। क्या आएगा इसका एग्जाम्पल, मेडिसिन। क्योंकि आप मेडिसिन में कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते। आपको अगर बुखार आएगा तो आप ये देखने नहीं जाओगे कि प्राइस कम हो रही है कि बढ़ रहे हो रहा है, डिस्काउंट में है तो हम जाते ढेर सारी दवाई लाते, ये हम काम नहीं करते। तो ये तीनों आपको समझ में आए, लॉ ऑफ डिमांड में ये तीनों चीजें नहीं आएगी, नॉट अप्लाई। क्यों अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि इनका प्राइस से लेना देना नहीं है। हम जब बीमार पड़ेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि दुकान में इसके सस्ते हो, क्योंकि इनका रेट तो हमेशा वैसा ही रहता है, एक जैसा। ऐसा तो है नहीं सीजनल है कि दवाई के रेट अब सस्ते मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। ये इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इससे भी एक बार ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो क्वेश्चन रीड करिएगा आप। अभी रहने दो, बाद में बोतल ला देना, ठीक है। ठीक है। इफ देयर इज अ ह्यूज चेंज इन अ डिमांड, if there is a huge change in demand of a commodity, despite there being a little or no change it is a price, then what is the demand of such commodity। मतलब इन्होंने बोला है कि आपकी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है या बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके प्राइस में थोड़ा बहुत नॉर्मल चेंज हो गया है, ठीक है, या उसमें बहुत अधिक चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड क्या हो जाती है, तो आपकी डिमांड होगी परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, जिसको हम शो करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए इकोनॉमिक्स के, तो आप मुझे कमेंट में करना, तो मैं इसका एक स्पेशल सेशन लेकर आऊंगी जिसमें इसके पूरे टर्म्स और इसकी चार्ट को मैं डिटेल से समझाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा। बच्चों को इसी क्वेश्चंस में डाउट होते हैं कि ईडी इज इक्वल्स टू 0, ईडी इक्वल्स टू 1, ये क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक के क्वेश्चन है। मतलब ये अलग अलग, जैसे इसमें परफेक्ट इलास्टिसिटी हो गया है, इलास्टिसिटी ऑफ जैसे हाईली इलास्टिक हो गया है, इन इलास्टिक हो गया है। तो आप कमेंट में करिएगा, तो इसका हम नेक्स्ट सेशन इकोनॉमिक्स का ले आएंगे। अभी इसमें बस इतना समझिएगा कि अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है या ज्यादा चेंज होता है तो आपकी जो इकोनॉमिक होती है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व मतलब होता है कि दो वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बनाया है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी कहीं ना कहीं विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हम पढ़ते हैं, देखो, द टू इंडिफरेंस कर्व क्रॉस ईच अदर। जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। टू इंडिफरेंस कर्व क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। नहीं, क्रॉस नहीं करते हैं, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करते हैं, क्रॉस कैसे करेंगे, उनमें अंतर है तो क्रॉस कैसे करेंगे, इस टाइप से होते हैं। मैं प्रेजेंट कर दूं,
इस टाइप से होते हैं। तो एक दूसरे को क्रॉस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंस है। अगर किसी में अंतर है तो एक दूसरे को क्रॉस थोड़ा ना करेंगे, उनसे अलग अलग दूर दूर रहेंगे, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है। बाकी के तीन ऑप्शन को हम समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्केव टू अ ओरिजिन, कहीं ना कहीं ये कॉन्केव रूप से होते हैं। ठीक है, जैसे आपने साइंस में पहले कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा ना, तो उसी टाइप से होता है। फिर है द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, कहीं ना कहीं ये डाउन हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ रहा है, एक डाउन हो ही जाएगा। ठीक है, द अपर इंडिफरेंस कर्व गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, मतलब एक को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा। हमने देखा ना, दो चीजें, दो कमोडिटी होती है, दो वेरिएंस होते हैं, इनको एक को कहीं ना कहीं ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक को कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व मतलब दो में डिफरेंस, दो वेरिएबल में डिफरेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What happened in the second stage of the law of variable proportion with reference to the law of productions? यहाँ पे आपको बता रखा है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है? अभी हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ, क्या देखा था? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ मतलब क्या होता है? नियम कानून। किसका? डिमांड का, कि आप जो चीज डिमांड कर रहे हो उसके रूल्स या रेगुलेशन क्या है। उसके रूल्स रेगुलेशन है कि गिवन गुड्स उसमें नहीं आएगा, उसमें आपकी इनकम जो हो रही वो भी नहीं आएगी, साथ में अगर बहुत प्रेस्टिजियस गुड है वो भी नहीं आएंगे, ये चीजें उसमें शामिल नहीं होगी। नॉर्मल आपकी चीजें उसमें हम देखते हैं कि डिमांड क्या हो रहा है, हाई हो रहा है या डिमांड डाउन हो रहा है। ठीक है, डिमांड हाई कब होगा? जब प्राइस क्या होगा? डाउन होगा। और प्राइस हाई होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन होता है। इससे भी दो क्वेश्चन आए थे और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझिएगा कि व्हाट हैपन इन द सेकेंड स्टेज। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी कितनी जनरली 3 स्टेज होती है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विथ रेफरेंस ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, कि कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन से उत्पादन के नियम है उसमें उसकी कहीं ना कहीं सेकंड वेरिएबल की बात हो रही है। तो हम इसको समझते हैं। पहला क्या है? इसमें मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये पहले वाले के लिए, किसके लिए? फर्स्ट स्टेप में होता है। देखो पहले स्टेप में क्या होता है मैं बताती हूँ। पहले स्टेप में कहीं ना कहीं जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? दूसरे वाले में मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाता है, मतलब मार्जिनल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। फिर लास्ट में नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं? देखो, सबसे पहले हम गुलाब जामुन खा रहे हैं तो हमारे पास है तो हमें अच्छा लगेगा, हम और खाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें रेट बढ़ रहा है। हमने पहले 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, बढ़ गया। इसमें एक टाइम बाद आने के बाद बस अब नहीं खाना है। और इसके बाद अगर हमको कोई चीज मिल रही है तो उसकी हमको इंपॉर्टेंस नहीं है। ये वैल्यू रिलेशन के लिए भी होती है कि ज्यादा कोई चीज होती है, मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें पहला ये फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ की बात करी, यहाँ पे सेकंड स्टेज की बात करी तो हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है। मार्जिनल प्रोडक्शन रिमेन्स कंस्टेंट, वैसा की वैसा ही बना रहता है। तो ऐसा तो नहीं है, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेज में या तो कहीं ना कहीं वो ग्रो करेगा, सेकंड स्टेज में और भी मतलब नेगेटिव भी होता है साथ में ग्रो भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज, नहीं डिक्रीज नहीं, हाँ डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा? घटना, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है? घट रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझाना है क्या? समझा दो क्या? ठीक है, देखिए हम इसमें बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ प्रोडक्शन की, कि आपका जो उत्पादन होता है उसका कहीं ना कहीं लॉ, नियम कानून क्या है। हमको 2 लॉ याद रखना है। कौन सा? एक तो लॉ ऑफ डिमांड याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन याद करना है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हम ये ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का ये नियम कहता है कि जितना आप कंजप्शन करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो पहले में क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पहले में क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, क्या होती है? इंक्रीज होती है। दूसरे में क्या होती है? घट भी रही है और साथ में जीरो भी हो रही है। और थर्ड वाले में माइनस हो जाती है। क्या इतना क्लियर है?
ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, थर्ड है। जनरली 3 स्टेज होती है और इसमें क्या बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेज की। क्लियर है? इनने बोला है फर्स्ट में, ऑप्शन ए में क्या बोला है, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज, तो क्या इसका आंसर आएगा? सेकंड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या? सेकंड में इंक्रीज हो रहा है? नहीं, सेकंड में तो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो किसमें हो रहा था, फर्स्ट में। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन रिमेन कंस्टेंट, कंस्टेंट मतलब वैसा की वैसा ही है क्या? नहीं, कमी आ रही है, इसमें डिफरेंस हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर है मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम अ नेगेटिव, नेगेटिव तो थर्ड वाले में होता है, किसमें होता है बेटा? तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। अब इसने बोला है मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज, बिल्कुल ये सही है। सेकंड में क्या होता है, डिक्रीज। तो आई थिंक मैंने अच्छे से समझा दिया, तो डाउट हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इन द कंटेंट्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, फिर से क्या आ गया, मैंने बताया देखो इसी के टाइप के कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आए हैं। किस टाइप के बताओ, लॉ ऑफ प्रोडक्शन के, कि प्रोडक्शन का लॉ क्या है, नियम क्या है। तो इनने बोला है इन द कंटेंट्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन विच पीरियड इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ स्केल। रिटर्न ऑफ स्केल की बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि आप ये सोचोगे कोई चीज ऐसे स्केल की बात करोगे कि यहाँ पे आपको रिटर्न मिले। मैंने एक चीज समझाई है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट टाइम में कहीं ना कहीं आपको देना ही पड़ता है, फिर इसके बाद प्रॉफिट होता है, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न चाहिए कि मतलब आपको क्या लगेगा, लॉन्ग पीरियड, एक लंबा समय लगेगा। जब आपके एक कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में, उत्पादन में एक लंबा समय हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, आपको रिटर्न, रिटर्न मतलब उसका प्रॉफिट। रिटर्न को हम किससे समझ सकते हैं, प्रॉफिट से। कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, जैसे आप कर रहे हो बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने बल्क में प्रोडक्शन करा, किसका प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज आप बना रहे हो कंप्यूटर, क्या बना रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम जब लंबा समय हो जाएगा ना बिजनेस में, जैसे आप जियो का एग्जांपल ले लेते, कई बार लेते भी हैं, तो स्टार्टिंग में जियो को फायदा हुआ था क्या, नहीं हुआ था, क्योंकि उनने चीजें काय में दी थी, आपको फ्री में दी थी। फिर लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद, एक लंबे समय के बाद उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी आपको रिटर्न चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, लंबा समय। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करिएगा। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नो एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। जो लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक एक एवरेज कॉस्ट आपकी कर्व के रूप में शो होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं प्लानिंग कर्व। क्योंकि अगर हम लंबे समय तक कोई चीज क्या कर रहे हैं, एक माइंड में सेट करके जा रहे हैं, और प्लानिंग को ही बोलते हैं एनवलप कर्व। क्या बोलते हैं, इसको लिख लेना भले से ही, इसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, एनवलप कर्व। ठीक है, कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी लंबे समय तक बनी रहती है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं एक प्लान करते हैं, तो प्लानिंग कर्व को ही एनवलप कर्व बोला जाता है। तो आंसर नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, what can be achieved in the equilibrium state of the firm is a short run under the perfect competition। परफेक्ट कंपटीशन में बात कर रहे हैं। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन मैंने क्लास में भी समझाया था। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सेलर्स और बायर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के मैंने कंपटीशन समझाए, तो इसमें टाइप्स ऑफ कंपटीशन भी देखना है। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन दिया। ऐसे मोनोपोली होता है, ओल्गोपोली होता है। मोनोपोली मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा कंट्रोल आप ही कर रहे हो, पूरा मार्केट में कंट्रोल किसका है, आपका ही। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में आपको, आपका अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो आपको प्रॉफिट होगा, फिर से प्रॉफिट होगा, फिर लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब इंसान खुद से इतना ज्यादा कंपटीशन कर रहा है तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आंसर नंबर डी इज अ राइट। तो एमपी सेट में हम देखते हैं जनरली कि 90% पॉसिबिलिटी होती है कि आपका आंसर नंबर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, सरकारी आंसर बोलते इसको। ठीक है, What is the essential condition for price discrimination? ये बोल रहे हैं कि अगर प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो उसका क्या हो सकता है, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही दिख रहा है, लेकिन हम इसको समझते हैं। देखो, अगर आपके प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पे इन्होंने देख रहा है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कहीं ना कहीं चेंज की बात कर रहे हैं। तो अगर मोनोपोली हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा तो भी प्राइस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मेरी अकेले की दुकान होगी तो मैं तो प्राइस बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी चीज की कितनी मार्केट में डिमांड है। यहाँ पे बस मैं एक हूँ बायर, मतलब सेलर में ही हूँ और बायर बहुत सारे हैं। तो मोनोपोली में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिफरेंस आना, विभेद होना। फिर है सेपरेट मार्केट, क्या आपका मार्केट हमने सेपरेट कर लिया तो भी प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर है वेरिएशन इज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अक्रॉस मार्केट, कि मार्केट में कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड बढ़ रही है घट रही है। इलास्टिसिटी देखिए ना, जैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, बढ़ती घटती है, वैसे भी डिमांड बढ़ रही घट रही, तो आपके प्राइस चेंजेस हम देखते हैं ना। अभी हमने प्राइस देखा ऑयल का एग्जांपल, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ऑयल के रेट बढ़ गए। तो एक आपका टाइम के अकॉर्डिंग भी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी प्राइस बढ़ते बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोल रखा है वेन द इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस करता है। हाँ, वेन द इंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ performs the work of manager and does not take the manager's salary, what type of cost is called। मतलब एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा वर्क कर रहे हैं मैनेजर, जिस काम के लिए ना उनको सैलरी मिल रही है, ना उनकी कॉस्ट को डिसाइड कर रहे हैं। आप एज अ मैनेजर हो लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सैलरी और कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिक्ट कॉस्ट, एक्सप्लिक्ट कॉस्ट, नॉर्मल, एबनॉर्मल। तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिक्ट कॉस्ट। इम्प्लिक्ट मतलब क्या होता है, अस्पष्ट लागत, मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं है कि आप इस काम के लिए कितना पैसे ले रहे हो, है ना। क्योंकि कभी कभी हम जहाँ जॉब करते हैं, ऐसा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ वहां पे हम एडिशनल वर्क करें, उसके लिए हम सैलरी की डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, कि आप क्या है, एक इंटरप्रेन्योर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। देखो एग्जाम में ट्रिक ये होती है, पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप यही होती है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, दूसरे में आप क्या देखो, ऑप्शन देखो, फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन को क्या करो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ में आया, कि एक कहीं ना कहीं मैनेजर है, वो काम कर रहा है, उस काम को जो कर रहा है उसकी वो ना कॉस्ट डिसाइड कर पा रहा है, ना उसमें सैलरी ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिक्ट कॉस्ट। इम्प्लिक्ट मतलब अस्पष्ट, क्लियर नहीं है कि कितना उसको उसमें जितना चार्जेस लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन। देखो पहले हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी बहुत अच्छे से, फिर हमने यूनिट सेकंड पढ़ी जिसमें अकाउंटिंग भी पढ़ा, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस थे, और साथ में ऑडिट के भी क्वेश्चन पढ़े। अब ये यूनिट थर्ड पढ़ी इकोनॉमिक्स, इसके बाद ये कौन सी यूनिट आ गई, यूनिट 4। यूनिट 4 कौन सी है, फाइनेंस की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन। इनने बताया है कि आपको कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में, थोड़े टाइम के लिए फाइनेंस डिसीजन करना है, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑप्शंस देखिए और इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। बताओ अमन, क्या हो सकता है, पहले भी क्लास में डिस्कस करा ये क्वेश्चन। देखो इनने बोला है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमको चाहिए रहता है इमरजेंसी में, जैसे हमको कहीं बाहर जाना है या कुछ करना है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमको उस पर्टिकुलर काम के लिए चाहिए, क्या चाहिए, तो इसका आंसर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजर डिसीजन। कि आप कोई काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, उसके लिए आपको फाइनेंशियल नीड है, क्या है। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, अमन बताया क्यों नहीं। यहाँ पे बोला आपको जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, हिंदी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमको क्या होती है, इमरजेंसी होती है, किसी की शादी हो गई, कुछ ऐसा फंक्शन हो गया, तो हमें पैसा चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे कि लाओ हमको पैसा दो तो जल्दी से, हमको जरूरत नहीं। ये तो हम कभी भी फ्री टाइम पे सोच सकते हैं इसके बारे में। फाइनेंसिंग नहीं, यहाँ पे दे रखा है किसी काम के लिए कि वर्किंग कैपिटल मैनेजर डिसीजन, क्या आप उस काम को मैनेजमेंट करने के लिए, काम करने के लिए एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कार्यशील पूंजी की। क्लियर है, अब तो नहीं भूलोगे। अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ लीज डस
The lease generally has the option to purchase the assets and at the end of lease term. ठीक है, लीज मतलब क्या होता है? लीज का मतलब क्या होता है? किराए पे लेना, सीधी बात है ना, कि कहीं ना कहीं उसके लिए आप उसको पैसे दे रहे हो. तो उन्होंने बोला है इन विच टाइप ऑफ लीज, किस टाइप का लीज होता है. इस लीज में जनरली हैज द ऑप्शन टू परचेज द असेट इन द एंड ऑफ लीज टर्म, जिसमें कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर सकते हैं, परचेज करने का ऑप्शन होता है. फाइनेंशियल लीज में क्या आप फाइनेंशियल रूप से चीजें कर रहे हो ना, तो उसको परचेज भी कर सकते हो. ठीक है, जहां पे कोई प्रॉपर्टी है, हम वहां पे उनको फाइनेंशियल रूप से दे रहे हैं कि लो इसके पैसे ले लो, तो अब उसको आगे चल के हम परचेज भी कर सकते हैं कि हमको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस का ही अभी चल रहा है. कितना सिस्टमेटिक दिया था एमपी सेट वालों ने, मतलब आप याद रखिए कि आप यूनिट फर्स्ट कर रहे हो तो यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन मिले, यूनिट सेकंड, थर्ड इकोनॉमिक्स, फोर्थ फाइनेंस. तो अभी फाइनेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं. इसके बाद फाइनेंस के बाद आपका फिफ्थ यूनिट आया स्टैटिक्स, उसके भी अच्छे क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फर्म की कॉस्ट मतलब आप किसी फर्म में, किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो फर्म की कॉस्ट होती है. तो इसने बताया इनमें से कौन सा जो है फर्म की कैपिटल कॉस्ट का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है, जब भी आप बता पाओगे. बताओ कौन सा पार्ट है, मैं बताऊं कौन सा पार्ट है. ये आपका पार्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. कहीं ना कहीं आपको उससे प्राप्त हो रहा है, आपकी फर्म है ना, फर्म पैसे के लिए होती है, आप उससे कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा, कि कहीं ना कहीं उससे आप अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट. ठीक है, ये तीनों नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने पूछा है, इसका पार्ट नहीं है. आपको नोट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका पार्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ इसका पार्ट नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84. अभी भी फाइनेंस का क्वेश्चन चल रहा है. जैसे स्टैटिक स्टार्ट होगा यूनिट 5 में बता दूंगी, ताकि आपके माइंड में एक स्ट्रेटेजी रहे. क्वेश्चन नंबर 84, इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ डेप्थ इन अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर. इन्होंने बताया जो कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर होती है. कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी अर्निंग करते हैं, हमको अर्निंग होता है 10,000. ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हम उसको क्या करते हैं कि हमको कोचिंग की फी करनी है, ठीक है, रेंटल इतना देना है, हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस इतना है. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हमारे पास जो कैपिटल है, पूंजी है, उसको हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि इस पैसे को हमको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है या लगाना है. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ डेप्थ इन अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर. कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कहीं ना कहीं डेप्थ हो जाता है, उसका एक हाई लेवल कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इसमें नहीं आएगा. ठीक है, तो हम देखते हैं. देखो पहला तो क्या है, मोर कंट्रोल फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि कहीं ना कहीं हम शेयर होल्डर को कंट्रोल करने की, जो भी शेयर होल्डर है वो आप उनको कंट्रोल कर रहे हो. कंट्रोल इसलिए कर रहे हो ताकि हमारा टाइम से वो चीजें पैसा इतना इन्वेस्ट करे. तो फर्स्ट तो ठीक है, ये तो सही है. फिर है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि आप क्या कर रहे हो, कैपिटल को आप सोचते हैं ना सस्ता सरल टिकाऊ, कम से कम में हमारा काम हो, अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो हमारा पैसा कम खर्च हो. तो बिल्कुल हम सोचेंगे ना कि हमारी कैपिटल को कम से कम कॉस्ट में हो जाए, कम से कम पैसे में हमारी चीजें हो जाएं. फिर थर्ड आपका ये देखिए इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ. हम सोचेंगे ना कि जो शेयर हमारे इसमें कंपनी में पैसा लगा रहा है वो बढ़े, क्या हो, पैसा लगाए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंक्रीज हो. तो ये भी सही है. तो गलत क्या है, ये गलत है. अब कारण देख लेते हैं क्यों गलत है. इन्होंने देखा इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फिक्स्ड इंटरेस्ट लायबिलिटी. इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है. इनने बोला क्या है, रिस्क है. तो रिस्क तो गलत हो जाएगा, हमको रिस्क तो चाहिए नहीं, हम पैसा वहां लगाते जहां पे हमको प्रॉफिट हो, है ना. वो क्लियर बता रहे ना कि आप ऐसा पैसा है जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको रिस्क हो रहा है, आप पैसा वहां इन्वेस्ट करोगे नहीं जहां आपको पता है रिस्क हो सकता है. फाइनेंस का क्वेश्चन है. फाइनेंस भी एक अच्छा जो है यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट बोल सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो कई बार मैंने क्लास में आपको समझा दिया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है. देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है कि आज आपको जिस वैल्यू मनी की वैल्यू क्या एट प्रेजेंट उस वैल्यू रहेगी, नहीं होगी. पहले हमें हमारे लिए ना
फॉर एग्जाम्पल बचपन में 50 रुपीज या कोई 100 रुपीज देता तो बहुत बड़ी बात होती थी, आज हमको बुरा लग जाता है कि 500 तो दे एटलीस्ट, 50 रुपीज में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो उस जो वैल्यू है, उस मनी के जो टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू थी, आज नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे जो ओल्ड एज रहते हैं ना, दादाजी या अंकल जी या ये लोग बोलते हैं ना, हमारे जमाने में तो हम इतने में काम चला लेते थे, लेकिन हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि आप क्या हो गई, बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्शन हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो पैसे हमको और चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इन्होंने बताया टाइम वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कौन सी मेथड अप्लाई नहीं करती है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए अप्लाई मेथड नहीं करती है पे बैक पीरियड। ठीक है, हम वो तो नहीं देखते ना कि हमको वापस मिल जाए, क्योंकि जो चीज चली गई है वो मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ये मेथड नहीं है। तो कौन कौन से मेथड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मेथड है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? संचालन, चीजों को ऑपरेट करना, मैनेज करना। ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड एज द बेस्ट फॉर्म एज, मतलब उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो किस रूप में डिफाइन किया गया है? चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर बताइए मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग, कहीं ना कहीं चीजें ऑपरेट करना, मैनेज करना। हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो, आंसर बताओ। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। द ड्यूरेशन फ्रॉम एक्वायरिंग रॉ मटेरियल टू कलेक्टिंग कैश फ्रॉम सेल्स। क्या दे रखा है कि कहीं ना कहीं आपके पास क्या है? कच्चा माल है। ठीक है, रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए विक्रय से नकदी एकत्र करने तक की जो ड्यूरेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने बोला ना, ऑपरेट करना मतलब संचालन करना होता है। तो आप क्या करोगे? मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कहीं ना कहीं सेलिंग तक पूरी जो प्रोसेस हो रही है वहां पे आप क्या कर रहे हो? ऑपरेट कर रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो फर्स्ट आंसर समझ में आया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बाकी आप पढ़ना, अगर डाउट होता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पार्टिसिपेंट ऑफ सिक्योरिटेशन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है सिक्योरिटीज, क्या आप जो सिक्योरिटीज होती है उसकी क्या सेकेंडरी पार्टिसिपेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो इन्होंने सेकेंडरी पार्टिसिपेशन नहीं है, नॉट बोला है, तो नॉट जरूर पढ़ना है। नॉट नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है जो सिक्योरिटी होती है उसकी सेकेंडरी पार्टिसिपेशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा, क्या हो सकती है उसकी हम बात करते हैं, क्या नहीं है उसकी भी बात करते हैं। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप सेकेंड टाइम उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो पहली क्या आएगा? रेटिंग एजेंसी आ जाएगा, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट आ जाएगा, और ऑब्लिगेयर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्लिगेयर्स मतलब बाध्यता, उस चीज आपको बाध्य कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल टर्म का भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम फाइनेंस के टर्म में भी देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। कैसे यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है? क्या दे रखा है? ब्रेटन वुड, हाउ मेनी नेशनल साइन द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसका क्वेश्चन आ गया ये बेटा? यूनिट फर्स्ट का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब किसकी बात हो रही है? आईएमएफ की बात हो रही है। ठीक है, आईएमएफ एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये बोल रखा है। बहुत बढ़िया, पहली बार सही आंसर दिया। ठीक है, कि आईएफ में जब देखो, मैंने बताया था जब भी कोई कंट्री, मतलब जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी कंट्री क्या करती है? पार्टिसिपेशन करती है। तो कितनी पार्टिसिपेशन करा था? 44 मेंबर कंट्री। अभी प्रेजेंट में बढ़ गई है, पर उस समय जो हाँ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, आईएमएफ को स्टैब्लिश करना चाहिए, उसके लिए कितने लोगों ने एग्री करा था? 44 कंट्री ने। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडीआर। देखो, एडीआर मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था, लास्ट क्लास में आपको एडीआर पढ़ाया था। एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन ड्राइंग राइट्स, इस टाइप से आपका फुल फॉर्म है। और एसडीआर, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, कैन बी लिस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है एडीआर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर सकते हैं क्या? तो किस में कर सकते हैं वो बताना है। तो इसमें आंसर आएगा एडीआर। मैंने आपको कहाँ का बताया बेटा? अमेरिका का। अमेरिका में क्या आता है आपका? न्यूयॉर्क कहाँ है बेटा? बस इससे आंसर लग जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड
नेस्डक् और नेस्लेक स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 3 सी एंड राइट। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपको पहले तो एडीआर का मीनिंग पता चल जाएगा, कल की क्लास में समझाया था, नहीं हो तो कल की क्लास आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट who sell a particular currency now expecting to be become cheaper in a future and buy it back when its a value become lesser than earn is no is, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपका किसका चल रहा है? फाइनेंस का क्वेश्चन। ठीक है, फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन एक्सचेंज और ये सारी बातें होती है। इन्होंने बोला है कि जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में दो चीज होती है, एक क्या होता है, एक बियर होता है, एक बुल होता है। बुल मतलब होता है कि जैसे पैसे बहुत तेज होते हैं तो उसको बुल बोलते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में बोलेंगे तेजड़िया और इंग्लिश में बोलेंगे बुल। जब डाउन होने लग जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? बियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कि अगर जो फॉरेन एक्सचेंज होता है तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, बिकम अ चीपर। तो जहां पे वैल्यू डाउन हो रही है तो कहीं पे वो क्या होगा? बियर होगा। क्लियर है? ये शेयर मार्केट का क्वेश्चन था। शेयर मार्केट में दो चीज होती है, जैसे अगर मनी की वैल्यू डाउन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बियर, और तेज होती है तो क्या बोलते हैं? बुल। क्या क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मैं इसको समझाने की हूँ क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आएगा। और यहीं से हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक्स। क्या स्टार्ट हो रहा है? ये क्लास में समझाया था मैंने। क्या दे रहा है ये? पेन यूज नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा ये पेन। वापस से देखते हैं अपन इसको। ठीक है, हाँ ये पेन चलता क्यों नहीं है? बेटा चीजें समझनी है, रटनी नहीं है। यूनिट 5। बेटा ये चल नहीं रहा, मैं क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगी? चेंज करके देखते हैं इसको। ये कर लें? ठीक है, ये तो बहुत लाइट हो जाएगा, ये कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता ऑफ गेटिंग ऑल द टेल्स इन अ 5 थ्रो ऑफ ऑल कॉइन्स। देखो कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स में कितनी चीजें होती है? दो होती है। क्या होती है? या तो हेड होता है या तो क्या होता है? टेल होता है। अब इन्होंने बोला है इसको हम कहीं ना कहीं 5 टाइम थ्रो करेंगे। थ्रो करना मतलब उछालना। तो 1 टाइम करते हैं तो 1/2 आता है, और 5 टाइम करेंगे तो 1/2। एकदम बेसिक मेथड बता रही हूँ। 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितने टाइम्स करेंगे? 5 टाइम्स। और फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आंसर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? आया समझ में? बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, याद हो गया था? अच्छी बात है। अब इन्होंने ये बोल रखा है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, सेकेंड क्वार्टाइल Q2 इज इक्वल। किसके इक्वल होता है? बताओ किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आपके मीडियन के। मीडियन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? मीडियन को हम Q2 बोलते हैं, या उसके इक्वल होता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड। सेकेंड क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल। क्लियर है? याद रहेगा। जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। आपको स्टैटिक्स में क्या करना है मैं इंपॉर्टेंट भी बता देती हूँ। देखो स्टैटिक्स में क्या करके जाना है? मीन करके जाना है। मीन मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज। एवरेज करना है। फिर आपको मोड करना है। मोड का मतलब होता है बहुलक, और मोड का मतलब होता है जो नंबर ज्यादा टाइम क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेड नंबर, उसको हम बोलेंगे मोड। अगर इसके न्यूमेरिकल्स करना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं एक इसकी क्लास ले आऊंगी। मोड हो जाएगा। फिर होता है आपका मीन, मोड, मीडियन होता है। क्या होता है बेटा? और मीडियन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओड और एक होता है इवन। अगर ओड है कोई नंबर तो क्या ऐसे डिवाइड हो जाएगा? नहीं, तो उसमें क्या होगा? n/2 + 1। और दूसरा इवन होगा तो n/2 इसका फॉर्मूला है। क्लियर है? एक और इसमें होता है रेंज। ठीक है, रेंज का फुल फॉर्म, रेंज का जो है फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो क्या इतना क्लियर है? स्टेटिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे और इसी टाइप से आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं आप बता रही हूँ, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इफ द टोटल वेरिएंस ऑफ अ सीरीज 625 देन द स्टैंडर्ड डिवीजन एसडी, एसडी की बात करिए। सिंपल आपको याद रखना है 625 है तो इसका कहीं ना कहीं आप स्क्वायर रूट कर दो। जिसको अच्छे से याद है तो वो आंसर लगा देगा 25, जिसको याद नहीं है वो याद इसको एलसीएम मेथड से कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लेना, या तो देख लेना कि 625 कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको दे रही हूँ आंसर, आपको जैसे क्वेश्चन आता है 225, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट क्या बता दोगे, आंसर आएगा 15। अगर इसके न्यूमेरिकल करना है तो कमेंट सेक्शंस में बता दीजिएगा। क्लियर है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, रीड करो इसको। देखो स्क्यूनेस विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव तब होगा जब मोड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें 2-3 टर्म्स होते हैं तो आपको ये याद रखना कि नेगेटिव कंडीशन क्या है, मोड की वैल्यू ज्यादा होना। मोड मतलब रिपीटेड नंबर, कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बहुलक। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे इजी है, आप करेंगे तो कर लेना, ऐसा भी टाइम लगेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा। ठीक है, ये क्लास में शायद मैंने बताया था, इनका तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, इनका कहीं ना कहीं इनका सबका मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यूनिट 5, ये इसमें चल क्यों नहीं रहा है, हाँ यूनिट 5 कर रहे हैं। मैंने आपको बताया यूनिट वाइज क्वेश्चन आए हैं एमपी सेट में। यूनिट 5 में क्या है, स्टैटिक्स है, और स्टैटिक्स में एक और पार्ट आता है रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च के भी क्वेश्चन आएंगे। रिसर्च के 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन ये आता है बेसिक रिसर्च का, विच विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग रिसर्च। जब भी आप स्टार्टिंग रिसर्च करते हो तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, बहुत सिंपल सा, इसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने की, नहीं नहीं इसका क्या आएगा बेटा, देखो एक बार क्या आना चाहिए इसका आंसर, बताओ, मैंने क्लास में बताया था। अच्छा सेम सब में प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही लिखा है ना, क्वेश्चन भी ट्रिकी बना देते हैं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम लिख दो ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बताओ क्या आएगा आंसर, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। मैंने क्या देखा, सिर्फ प्रॉब्लम देखा, तो ऐसी गलतियां आप लोग भी मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम को फर्स्ट में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और ये भी किसका क्वेश्चन है, रिसर्च का एक टॉपिक है, स्टैटिक्स का टॉपिक है। इन द केस ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च में मीन मोड मीडियन करना है, रिसर्च नहीं स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन करना है, पैरामेट्रिक करना है, नॉन पैरामेट्रिक करना है, जेड टेस्ट, सी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सारे टेस्ट से क्वेश्चन आएंगे 100%। तो अगर लास्ट डे में आपने नहीं करा है तो आप एक दिन लेके ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि एक यूनिट आपके लिए 20 मार्क्स होती है, एक यूनिट, क्योंकि टोटल कितने 200 मार्क्स होते हैं, तो एक यूनिट से 20 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने बोला इन द केस ऑफ मोर देन अ 2 पॉपुलेशन टू टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस और रिसर्चर्स यूज। मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं इसमें 2 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें आप रिसर्च कर रहे हो तो किस में होता है, कौन से टेस्ट में होता है, बताओ, क्लास में बताया था मैंने किस टाइप के टेस्ट में होता है, तो उसको बोलेंगे एनोवा टेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, हाँ ठीक है। टी टेस्ट में क्या होता है, सैंपल साइज 30 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जेड टेस्ट में सैंपल टेस्ट 30 से क्या होता है, कहीं ना कहीं सैंपल टेस्ट 30 से ज्यादा होता है। इस टाइप से हमें याद रखना है। और यहाँ पे इन्होंने बोला इन द केस ऑफ मोर 2 populations to a test null hypothesis is a researcher। तो इसमें होता है एनोवा टेस्ट में कि कहीं ना कहीं आप वो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग पॉपुलेशन की कंडीशन में आपका नल हाइपोथेसिस आ रहा है, तो किसमें होता है, एनोवा टेस्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 510। कुछ नहीं इसमें आपको एड ऑन करना है ये वैल्यू में, टिक कर दूं, इसमें नहीं हो रहा टिक। हाँ, इसका आंसर जनरली इसमें +2 करने का बोला है, 500 दे रखा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको रिपीटेशन टाइम में आ जाएगा, तो इसलिए 510 इसका आंसर आ जाएगा, बेसिक फॉर्मूला लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने बोला आपको मीन, मोड, मीडियन और एवरेज का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपका मीन का बोल सकते हो, और मीन को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, एवरेज, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन समझाऊं कि याद है आपको, क्वेश्चन आगे बढ़े? चलो समझ लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ देख लेते हैं ना, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ना स्पेस से। देखो आप लोग भी साथ साथ में कर लेना। द मीन ऑफ 15 स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है कि 15 स्टूडेंट थे, क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 15, क्लियर है। द मीन ऑफ 15 स्टूडेंट इज मार्क्स, उनके मार्क्स कितने आए बेटा? 15 आए। कितना आए? ये तो मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट याद रखना, है ना। तो 15 स्टूडेंट है और उनके मार्क्स आए 15। इफ मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट 18 और 12, मतलब 2 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कितने आए? 18 और 12, आर एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है उनको हटा दिया। अब कितने बचे बेटा? 15 में से 2 बच्चे चले गए, कितने बचे? 13 बचे। तो द मीन मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स के बारे में बात करिए। एवरेज निकालना था अपन ने, तो यहाँ हमको इसका एवरेज नहीं पता है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जब भी कोई भी चीज अगर आपको फाइंड आउट करना होता है, ये मैथ्स का भी पार्ट है और ये कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक्स का भी पार्ट है, तो उसमें हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? एक्स, ठीक है। अभी आपको पता है 25 में से 2 लोग तो चले गए, तो क्या उसके मार्क्स रखेंगे हम? नहीं, उसको कर देंगे हम माइनस। तो इसमें से क्या माइनस करना है बेटा? 18 और 12। 18 और 12 क्या होता है? 30 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से 30 होता है ना, बताओ जल्दी क्या होगा? 195। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड 30 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 13 वन सा 13, ठीक है। और 13 5 जा ना, 13 5 जा 65, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 15। 13 5 जा क्या होता है? 65। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कार्ल पियर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक को रिसर्च में। इन्होंने बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस। मतलब यहाँ पे बता रखा है जो कार्ल पियर्सन से उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जनरली कार्ल पियर्सन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैंने क्लास में कई बार आपको डिस्कस करा है। कार्ल पियर्सन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? मीन, मोड और मीडियन, तीनों चीजें मैंने बताई। ये नहीं है जरूरी, बेसिकली 3 चीजें जरूरी होती। क्या क्या? इसका आंसर डी आएगा। बाकी आपको याद रखना है कार्ल पियर्सन में क्या क्या आता है बेटा। इसमें आता है मीन, मोड एंड मीडियन, क्लियर है। ये 3 चीजें किसमें आती है? कार्ल पियर्सन में। स्टैंडर्ड डिवीजन इसका पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ, अब कौन सी यूनिट आएगी बेटा? यूनिट 6। कौन सी यूनिट आएगी अब? कितना सिस्टमेटिक दे रखा है ना, यूनिट 6। तो ये क्वेश्चन रीड करो, जब तक 1 मिनट का ब्रेक है, मैं पानी पी रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, बोथ टाइप ए एंड बी आर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, और यूनिट 5 किससे रिलेटेड है? आपका मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट एंड HRM।
एचआरएम में हम खुद के बारे में पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम भी खुद क्या है, एचआर है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हम देखते हैं हमारा पर्सनालिटी और हमारा टाइप्स देखते हैं कि किस पर्सनालिटी के लोग हैं। उसमें हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, प्लीज उसको पढ़ के जाइएगा। मोटिवेशन थ्योरी जो हर्जबर्ग ने दी है, मैक्स ग्रेगर ने दी है, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर ने दी है, इनसे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो अभी हम देख रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में। तो पर्सनालिटी दो टाइप से होती है, ठीक है, टाइप और टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। तो आज के टाइम में पता है आपको 360 के बारे में जरूर बता रहे हैं। 360 का मतलब क्या होता है? 360 का मतलब होता है पूरा एक सर्कल। पूरा एक सर्कल मतलब इसमें आपकी सारी चीजें एक परफेक्शन में होनी चाहिए। मतलब किसी कंपनी में आप अगर इंटरनल कर रहे हो तो एक्सटर्नल भी करो, साथ में कस्टमर को भी ध्यान में रखो। कस्टमर के साथ में इंटरनल एक्सटर्नल इंप्लॉइज हो गए हैं, आपका कंज्यूमर हो गया, प्रोडक्शन हो गए, मतलब आप जितने भी पॉइंट है उन पे वर्क कर रहे हो, वो आपका होता है 360 परफॉर्मेंस। कि आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो उसमें आप टेस्ट क्वेश्चन भी लगाओ, सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस बनाना है। तो इसमें क्या दे रखा है? 360 परफॉर्मेंस का मतलब ये क्या होता है? उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। सुपरविजन हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा, कोलिजियस एंड सब कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा कस्टमर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, टिक कर दे इसको। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पे आपको बता रखा है ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट इंक्लूड। ट्रेनिंग में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो देखो, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग में इंडक्शन प्रोग्राम भी आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल सही। हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें पता है ये इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। फिर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एनालिसिस, आपके पास जितने रिसोर्सेज है उसका आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं कि इसका हम कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एनालिसिस। आप ये भी चेक करते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लाइमेट क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? जैसा कि मैं आपको यूनिट 6 पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया जितने भी प्रिंसिपल हैं या थ्योरी है वो आपको पढ़ना है। अभी जस्ट मैंने बताया थ्योरी ऑफ एक्स बाय ऑफ अ मोटिवेशन हैज बीन प्रोपोनेटेड बाय। तो ये किसने दिया है? मैक ग्रेगर ने। क्लास स्टूडेंट को पूरा अच्छे से याद है क्योंकि उन्हें रट रखा है। हर्ट्जबर्गर ने भी आपको मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बता रखा था, ठीक है। और यहाँ पे एक्स और वाई थ्योरी के बारे में मैक्स ग्रेगर ने बताया है। एक्स होता है नेगेटिव, एक्स क्या होता है बेटा? नेगेटिव टाइप का होता है। और y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये आउची, तो आउची ने कौन सी सिद्धांत दिया था? जेड। और ये एडल्फर है, इसके बारे में मैंने क्लास में बताया था। तो एडल्फर ने जो आपका मास्लो पिरामिड है उसमें चेंजेस करके बताया था। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि मास्लो में चेंजेस और परिवर्तन करके जो आपको प्रिंसिपल बताया गया है, वो प्रिंसिपल किसने दिया है? एडल्फर ने। तो क्या सारे ऑप्शंस क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज आर। मतलब क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे रहे हो। तो ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो? इंक्रीज हो। क्लियर हो? एक सेकेंड, यहाँ से पेन ले लेते हैं। हाँ, तो ये क्लियर है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। रिड्यूस वेस्ट ऑफ मटेरियल, कि आपका जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है वो कम से कम हो, क्योंकि जब इंसान स्किल्ड हो जाता है, सीख जाता है, ट्रेनिंग मिल जाती है, तो वेस्टेज कम से कम करता है, ठीक है। फिर रिड्यूस सुपरविजन, उसका सुपरविजन करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ऑल ऑफ दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 106, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बताया है, एक स्टेटमेंट दिया है। तो जितने भी राइटर्स हैं, अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उनके स्टेटमेंट को याद रखना। इन्होंने बोला हैज अ डिफाइंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट होता है, लोगों से काम करवाने की कला होती है, आर्ट होता है। तो किसने बताया बेटा? मेरी पार्कर फॉलेट ने।
मेरी पार्कर फोलेंड ने बोला है कि मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है कि लोगों से आप वो चीज करवा पा रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 107, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना कम्युनिकेशन का भी आ जाता है क्वेश्चन, और आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों आ जाता है। इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें तो फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा? चार्ट फॉर्मल होगा, वेरी गुड, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो वहां, अच्छा मैंने फॉर्मल बोला और इस पर टिक कर दिया, ठीक है ना, बोला मैंने फॉर्मल था। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम फॉर्मल वे से चीजें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये गलत है ना, नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। देखो आप अगर किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी कंपलसरी होता है, और दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर एंड स्ट्रेस आर टाइप्स ऑफ। देखो यहाँ पे बोल के रखा है कि आप चीजें क्या कर रहे हो, एकदम स्ट्रक्चर्ड कर रहे हो। स्ट्रक्चर मतलब कैसे, कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम से वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू कंडक्ट करवाना होता है तो कितने एम्प्लॉयज को बुलाना है, कितने को हायरिंग करना है, कितना का प्रोग्राम होगा, पूरा एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड होता है, एक बिहेवियर प्रोग्राम होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1010, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। तो आप बताओ मुझे कौन सी नहीं होगी ट्रेडिशनल मेथड? ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, मॉडर्न मेथड है। क्या है बेटा? ये मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड कैसे समझाते हैं? देखो रैंकिंग तो हमेशा से चल रही है, पहले के टाइम के लोगों की भी रैंकिंग क्लास में डिसाइड की जाती थी। ग्राफिकल रैंकिंग भी चल रही बहुत पुराने टाइम से, और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड भी चल रहा है। लेकिन बिहेवियर, किसी के बिहेवियर से हमें जज करना कि उसका वर्किंग प्रोफेशन या कितना अच्छे से कैपेसिटी से वर्क कर पाएगा, वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, तो ये आपकी क्या है, मॉडर्न मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है गिल्ट एडेड मार्केट डील्स प्राइमरी इन, कि जो आपका है गिल्ड एडेड, तो किसके लिए होता है बेटा? गवर्नमेंट के लिए होता है। मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो गिल्ड वाला होता है ना, किसमें इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट केस में। तो गवर्नमेंट में कोई ऑप्शन याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जहां पे सरकारी जगह पे, बीएसएनएल, बीएसएनएल तो बंद हो चुका है, और भी ऐसा कोई ऑप्शन हम देख सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट में, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आता है, तो गवर्नमेंट में पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? गिल्ट इडेज। क्लियर है? उसको हिंदी में बोलेंगे परम प्रतिभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो अभी तक हम यूनिट कौन से कर रहे थे? यूनिट 6, आप करेंगे यूनिट 7 में क्या है बेटा? बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और साथ में क्या आएगा? इंश्योरेंस। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, इन्होंने बोला है आरआरबी के बारे में। तो आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ था? सब भूल गए आप? कब स्टैब्लिश हुआ था? 75 में। और आरबीआई? ठीक है, 1 अप्रैल 35 में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें जो ग्रामीण बैंक है उसके लिए क्या आ जाएगा? तो इसके लिए आ जाएगा नाबार्ड। ठीक है, क्योंकि नाबार्ड क्या है, कहीं ना कहीं एक रीजनल रूरल बैंक के लिए होगा। नाबार्ड को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1982। इसकी डेट क्या है बेटा? 12 जुलाई। सबकी डेट, स्टैब्लिश, ये सब याद रखना, और साथ पे फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, कि कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फंडिंग या लोन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये है आपका आरबीआई का क्वेश्चन। तो बैंकिंग हो और आरबीआई ना पूछे तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आरबीआई क्या है? फादर ऑफ बैंक, पिताजी को तो पूछेंगे सही। व्हाट अथॉरिटी डज द आरबीआई हैव अंडर सेक्शंस 22
ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में इन्होंने बोला है सेक्शन 22 में क्या बताया गया है। तो देखो पहले आपको ऑप्शंस देखना है, उसमें कंपेयर करना है। देखो टू इशू ऑफ 1 रुपीज, ठीक है, इन्होंने बोल रहा है 1 रुपीज के बारे में बता रखा है, और इन्होंने बता रखा है टू इशू बैंक नोट विथआउट स्टैम्प ड्यूटी। तो सेक्शन 22 में बता रखा है टू इशू बैंक नोट विथआउट स्टैम्प, तो सेक्शन को आपको डायरेक्ट ही याद करना है, ठीक है, कि इस सेक्शंस में बता रखा है कि बिना स्टैम्प ड्यूटी के बैंक नोट क्या करना, इशू करना, जारी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CDR जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट द 3 टायर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ CDR। CDR का कहीं ना कहीं पार्ट क्या नहीं है। तो पहले तो आपको ये चीजें क्लियरिटी होना चाहिए कि CDR का पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपका CDR का पार्ट नहीं है। तो क्या क्या पार्ट है, CDR स्टैंडिंग फोरम है, CDR इम्प्रूव्ड ग्रुप है, और CDR सेल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, CDR मैनेजमेंट फोरम। क्लियर है, ये आपको लर्न करना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं था कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट और मॉनेटरी मार्केट ये सब क्लियर है ना। देखो हाँ, देखो एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मार्केट होता है, दूसरा क्या होता है फिजिकल पॉलिसी, जिसको हम राजकोषीय नीति बोलते हैं। एक आपका राजकोषीय नीति होता है और दूसरा आपका क्या होता है, मौद्रिक नीति होता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो RBI कंट्रोल करती है, मनी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करने का काम RBI का होता है, ठीक है। और जो फिजिकल पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में होती है, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट में क्या आता है। डिपॉजिट करना तो बिल्कुल आएगा, ठीक है, कमर्शियल पेपर भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेजरी बिल मार्केट आ जाएगा। बॉन्ड इसका पार्ट नहीं होता है और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज का पार्ट नहीं होता है। तो जब भी आप मनी मार्केट पढ़ो तो इसके कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट जरूर पढ़ लेना। तो इंस्ट्रूमेंट में ये एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ जाएगा, कमर्शियल पेपर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ट्रेजरी बिल मार्केट इंक्लूड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनमें से सबसे पहले जो है फाइनेंशियल रूप से डेवलप हुआ था। तो ये तभी आपको क्लियर होगा जब इसकी डेट आएगी। तो मैं सबकी डेट बता देती हूँ। IDBI की डेट क्या है बेटा, 1964 है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। फिर IFCI की बात करते हैं तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1948 में। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1948 में। इसके बाद हम बात करते हैं ICCI की, ये स्टेब्लिश हुआ था आपका 1955 में। तो 1955 में आपको दो याद रखना, एक तो ये स्टेब्लिश हुआ था, साथ में SBI क्या स्टेब्लिश हुआ था। ये जितने भी डेट है ना सब बैंकिंग की सब साथ में लिखना है, ठीक है। लास्ट में है नाबार्ड, तो नाबार्ड जस्ट मैंने अभी आपको बताया 1982 है। और भी अगर आपको बैंक के नाम याद आ रहे हैं वो याद करके पूरी लिस्ट बना लो। जैसे RBI मैंने जस्ट अभी बताया, फिर कौन से बैंक बताया, RRB बताया, उसकी भी डेट बता दिया, फिर सिडबी की लिख लेना, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या आएगा, अब बता दो सबसे पहले कौन से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि 1948 में, तो इसका आंसर हम अगर हमको डेट याद है तो ही बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं फाइंड कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेस रेशनल ऑफ म्यूचुअल फंड इज नॉट ट्रू। कि इसमें से बता रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया बैंकिंग में आपको इंश्योरेंस भी देखना है और म्यूचुअल फंड भी देखना है। तो पहले आप पूरा क्वेश्चन इसको रीड करिए। इसमें आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें से पूछा है कौन सा म्यूचुअल फंड के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर आप डायरेक्ट देखो, इसका आंसर C आएगा। बाकी आप ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। क्या दे रखा C में कि द एक्सपेंशन रेशियो ऑफ एक्टिविटी मैनेज फंड इज अ टिपिकली लोअर एंड हायर फॉर अ पैसिव मैनेज
फंड मतलब क्या होता है, एक्टिव रूप से जो आपने फंड है वो कहाँ एक्सपेंसेस करा है, कहाँ पे कम उसका रेशो हुआ है, कहाँ पे कम होता है, और निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंडों का अधिक होता है। ये इसका पार्ट नहीं है, तो कौन सा पार्ट है वो बता देती हूँ मैं। देखो, द एक्सपेंसेस ऑफ रेशो रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ फंड असेट्स यूज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द डिडक्ट फ्रॉम द नेट असेट्स। कि कहीं ना कहीं जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड पता है सबको क्या होता है, म्यूचुअल फंड मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं उसमें पैसा लगा रहे हो और उसका अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो उसका जो एक्सपेंसिव रेशो है और आपकी जो असेट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। डी वाला ऑप्शन भी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं रेशो आपका डिफरेंट फॉर्म में होता है। 118 की बात करते हैं, इसमें आपका बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट द स्टैंड ऑफ स्कीम, किसके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो किसके लिए होगी बेटा, ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, क्योंकि जहां पे भी इस टाइप से अगर बात आएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, स्टैंड अप इंडिया है, क्या है बेटा, तो ये कौन बनाएगा, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी, ठीक है, ये हमारा काम तो है नहीं। ये क्वेश्चन भी, अब देखिए पेपर होता है उसमें से आपके 10% पॉसिबिलिटी होती है डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये जो थोड़ा सा आपको ट्रिकी या डिफिकल्ट दे रखा था, तो इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीटी, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी पायलट लॉन्च बाय आरबीआई, किसने लॉन्च करा था, आरबीआई ने, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करी थी। ठीक है, डिजिटल करेंसी लॉन्च करी थी, तो इसमें आपको ये आपका है ना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। डिजिटल करेंसी क्या होती है, ठीक है, जिसको हम डिजिटल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड फॉर्म में जो होता है यूज नहीं कर सकते, सॉफ्ट फॉर्म में होती है, डिजिटल रूप में होती है, तो सीबीडीटी को बताया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 नहीं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से बताया है which of following statement about the central bank digital currency pilot launched by RBI in the year of 2022 issue is are incorrect, इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें से क्या सही है आपको वो ध्यान रखना है, गलत कौन सा मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये गलत है, बाकी सही क्या है आप पढ़ लेना क्योंकि नया क्वेश्चन है। डिजिटल रुपीज होलसेल, इसको इस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, पायलट इज द इंटेंट टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएट विद द सेटलमेंट रिस्क, फिर बता रखा है ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं डिजिटल रूप में आप क्या कर रहे हो, इसका पर्पस होता है क्या करना, क्या आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसकी कॉस्ट को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एडा के बारे में पूछ रखा है, एडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के लिए होता है, किसके लिए होता है, इंश्योरेंस के लिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो मॉडरेट भी आएंगे बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे ये देख रखा है, हु ऑब्जर्व इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक इन द स्टोर वी सेल होब, कि कहीं ना कहीं हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बनाते हैं और उसको हम सेल करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है किसने बताया है, तो ये क्लास में मैंने कई बार करवा रखा था, इसको बताया है चार्ल्स रेवसन ने, क्या बताया है, चार्ली रेवसन ने क्या बोला है कि हम कोई चीज फैक्ट्री में या कंपनी में प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको स्टोर में सेल करते हैं, और एक होप होती है कि हमारी कहीं ना कहीं प्रॉफिट या अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो, क्लियर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में 4P होते हैं, जनरली कितने P होते हैं, 4P, 4P दे रखा है, हु हैज अ प्रोपाउंडेड द 4P ऑफ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो कई बार मैंने आपको क्लास में बताया, इसके बहुत बढ़िया बेटा शानदार, तो इसका क्या आ जाएगा, ई जेरोम मेकार्थी, ठीक है, मेकार्थी लिखा है ना, ई जेरोम मेकार्थी ने 4P के बारे में बताया है, तो मार्केटिंग के 4P हो गए, मार्केटिंग के 7P हो गए, तो जेरोम मेकार्थी ही आएगा, लेकिन मार्केटिंग के 4C के बारे में किसने बताया, शिमजू ने बताया है, ठीक है। मार्केटिंग में अगर आपको मार्केटिंग गुरु बात करेंगे तो फिलिप कोटलर आ जाएगा,
ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। यूनिट हमारी 8 स्टार्ट हो गई, 7 हमारी बैंकिंग, और जो लास्ट क्वेश्चन था ना आपका बैंकिंग से, वो खत्म हो गया था। ये सब मार्केटिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देके रखा है, एज पर एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड द 4 अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी डू नॉट इंक्लूड। मतलब इसमें एनसॉफ ने आपको मार्केटिंग में देखा था हमने, एनसॉफ ने आपको प्रोडक्ट और मार्केट की एक्सपेंशन की ग्रिड बताई, इसमें 4 अल्टरनेट ऑप्शन बताइए, इसमें से कौन सा नहीं आएगा। तो देखो इसमें मार्केट पेंट्रेशन है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी होती है, पर ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मार्केटिंग में हमने देखा कोई भी प्रोडक्ट आता है तो पहले उसकी स्टेज क्या होती है, इंट्रोडक्टरी, कि उसको मार्केट में इंट्रो करते हैं, फिर दूसरी होती है ग्रो करना, फिर होती है कहीं ना कहीं मैच्योर स्टेज होती है, फिर लास्ट में हो जाता है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब वो प्रोडक्ट अब खत्म हो गया है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं रही है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएईआर। एनसीईआर का फुल फॉर्म याद रखना, एनसीईआर का फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च हैज क्लासिफाइड द इंडियन कंज्यूमर इनकम इन अ 7 कैटेगरी। मतलब उन्होंने जो इंडियंस है उनकी इनकम को, आय को 7 कैटेगरी में डिवाइड करा है। जैसे मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, रिच पीपल होते हैं, ऐसे उन्होंने 7 टाइम्स से इनकम को डिवाइड कर रखा है। तो सिंपली आपको इसका जो फैक्चुअल डाटा है वो याद करना है, इसमें कुछ भी डिटेल में नहीं देखना है, फैक्चुअल चीजें। हाँ, ये चीजें भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से समझाई थी, याद कराई थी। स्टेटमेंट है, द सर्वक्यूल मॉडल फॉर मेजरिंग सर्विस क्वालिटी इज डेवलप्ड बाय। तो किसने डेवलप करी थी, अमन बताओ, क्लास में कई बार हो चुका है। किसने डेवलप करी है, आंसर देख के तो बताओ किसने करी है, पेरा सुमन ने, ठीक है। कितने क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं रिमेनिंग, वो कंप्लीट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना क्या होता है मार्केट में, क्वालिटी के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, कि उस पर भी हमको फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड कस्टमर जब तक लॉन्ग टर्म तक बने रहेगा, आपकी क्वालिटी आप मेंटेन करके रखोगे ना, तो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 126, पर्सनल सेलिंग इज अ रेशनल, मोर इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव वेन। मतलब पर्सनल सेलिंग क्या होता है, कि जो होता है ना डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, घर घर जाके सामान बेचते हैं, वो कब जाके इफेक्टिव होगी, जब कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो आप एक डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो, पर्सनल जाके दे रहे हो। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, तो ट्यूशन पढ़ते थे, वहां पे फीस कम लगती थी, लेकिन पर्सनल किसी से कोचिंग लेते थे तो उसकी फीस क्या लगती थी, होम ट्यूशन की ज्यादा होती थी। तो पर्सनली आप जा रहे हो तो उसका क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें यही दे रखा है,